अच्छा, तो हम बेटा बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है, और इसका सवाल जरा जल्दी से मैं लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज इफ आई से राइट अ सूडो कोड that input a number and not number character कर input a character and print input character is vowel और not vowel। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने जो है वो ये बताना है कि जो इनपुट कैरेक्टर है वो वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। ठीक है जी। तो उसके लिए आप किस तरीके से टेक्निक लगाओगे, किस तरीके से जो है वो चीजें करोगे, तो वो जरा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो स्टूडेंट का सवाल आता है वो यही आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि और ऑपरेटर है या एंड ऑपरेटर है। तो बेटा उसकी सिंपल पहचान है ना, आप जरा सवाल को देखो तो एक दफा। सवाल में क्या बात कर रहा है? नहीं, और लिखा हुआ नहीं है ना, ना ना ना, गलत कह रहे ना आप, गलत कह रहे ना। आप सवाल को इस तरह नहीं पढ़े, आप इस तरह पढ़ रहे हैं कि यहाँ और लिखा हुआ है तो और है। नहीं 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 नहीं, आप ये देखें कि सवाल के अंदर वो ये कह रहा है कि इनपुट करेक्ट करे करेक्टर, और वो चेक करके बताएं कि वॉवेल है या नहीं। अब इनपुट आप जो करेंगे, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं टोटल? टोटल इंग्लिश में कितने करेक्टर्स होते हैं? 26 होते हैं। चलें 26 होते हैं, ठीक है जी। 26 कैरेक्टर होते हैं। 26 कैरेक्टर्स में से सिर्फ 5 कैरेक्टर ऐसे हैं जो वॉवेल कंसीडर होते हैं, A E I O U। बाकी इसके अलावा वॉवेल नहीं होते हैं। तो ये जो 5 कैरेक्टर है बेटा, ये 5 कैरेक्टर में से कोई एक भी होगा तो वॉवेल होगा ना। तो यहाँ चॉइस आई है, समझ आ रही है? वो चॉइस गलत सोच रहे हैं आपके, वॉवेल और नॉट वॉवेल तो सर बीच में और आ रहा है। नहीं नहीं, तो आप सवाल ही नहीं समझे इसका। ये जो और है ये बेसिकली इफ और एल्स वाला और है कि अगर कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड होगी, कंडीशन अगर मीट होगी तो वो वॉवेल होगा, अदरवाइज एल्स में जाके आप क्या लिख दोगे? नॉट वॉवेल। समझ आ रही है बात? तो सवाल को आपने इस तरीके से लेके चलना हो। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप कुछ हमारे समझदार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो है वो बेसिकली समझते हैं सर अब क्या 5 के 5 कैरेक्टर इनपुट करेंगे। मैं कहता हूँ वाह, क्या बात की है सर आपने। आप सवाल तो पढ़ें। आपने सवाल, उसने आ बोला है ना यहाँ पे, उसने क्या बोला? एक करेक्टर वो, एक करेक्टर, लेकिन हो क्या कह सकते हैं, 26 करेक्टर्स हैं टोटल। 26 में से कोई भी एक करेक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने टारगेट किसको करना है? वॉवेल को। तो वॉवेल हमारे पास बेटा कितने हैं? वॉवेल हमारे पास है A E I O और U। अब अगर इनमें से कोई एक आ जाए तो आप बता देंगे, तो आप बता देंगे कि ये वॉवेल है, अदरवाइज आप क्या कर देंगे? आप लिख देंगे नॉट वॉवेल। ठीक है। तो मैं इसलिए डिटेल में चीजें आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जो जो कॉन्सेप्ट रह गए, वीक हैं, वो सारे कवर हो जाए। ठीक, तो चलें सर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो यू विल राइट हियर डिक्लेयर। अब आप यहाँ पे कोई भी करेक्टर के लिए, करेक्टर तो खैर डाटा टाइप होती है, तो आप उसे कोई भी वैल्यू बोलते हैं, आप उसे अल्फाबेट कहते हैं आप उसको। क्योंकि यहाँ कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है, और यहाँ पर जो उसकी डाटा टाइप आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी? कैरेक्टर आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो उसकी डाटा टाइप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? करेक्टर आ जाएगी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अगेन इनपुट लेने से पहले आपने प्रॉम्प्ट करना है। सो यू विल राइट हियर एंटर एनी करेक्टर। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें इनपुट
अल्फाबेट, ठीक है जी, इनपुट अल्फाबेट। और उसके बाद अब आपके पास क्या आ गई है, चॉइस आ गई। अब अल्फाबेट ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। अगर इन पांचों में से कोई भी एक होगा, इन पांचों में से बेटा कोई भी एक होगा, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि ये क्या है, वॉवेल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई करेक्टर ए भी हो, ई भी हो, आई भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समझ आ रही मेरी बात? तो जब हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन में चॉइस हो, तो वहां पे हम लोग और लगा रहे हैं। एंड में क्या था कि नम वन और नम टू के ग्रेटर होने के लिए दोनों का ग्रेटर होना जरूरी। नम वन का ग्रेटर होने के लिए नम टू और नम थ्री दोनों से उसका ग्रेटर होना जरूरी था। अब यहाँ पर अगर हम जाए तो यहाँ पर हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अल्फाबेट इज इक्वल टू ए और अल्फाबेट इज इक्वल टू ई, फिर और लिखेंगे आए, हाँ नीचे ले जाए कोई मसला नहीं है, ए ई आई ओ यू। ठीक है बेटा, तो ए ई आई ओ यू इन पांचों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी बेटा, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लोगे। और उसका जो आंसर आना चाहिए देन करके आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, वॉवेल। ठीक है, और एल्स करके आप क्या लिख देंगे बेटा, एल्स करके आप प्रिंट कर देंगे नॉट वॉवेल। ओके बेटा, माइक ऑफ रखा करें आप लोग। अच्छा, और फिर उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। अलिश में बेटा माइक ऑफ कर लें अपना। ठीक है जी। जी बेटा, सबके समझ में आ गई कहानी? सही है, तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर होता है बेटा वो और ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, और ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको, मैंने जब भी आप सूडो कोड देखेंगे यू विल सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है वो और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो मुझे आप लोगों को आज की क्लास में करवाने। ठीक है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को अच्छा हाँ, मुझे आप लोगों को सूडो कोड भी बता देना साथ साथ, उसमें केस ऑफ अदरवाइज भी हमने स्टार्ट करना है आज की क्लास में। ठीक है, चलें पहले हम जो है वो केस ऑफ अदरवाइज पे जल्दी से मूव कर लेते हैं, ताकि केस ऑफ अदरवाइज की प्रैक्टिस भी हम आज ही की क्लास में कर लें। ओके बेटा, तो अब हमारे पास जो है वो डिफ का जरा देख लेते हैं कि डिफ का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। और डिफ का बेसिकली काम ये होता है कि ये आंसर रिटर्न करता है, बट ये होल नंबर में आंसर रिटर्न करता है। यानी जैसे कुछ केसेस होते हैं ना, कि उसके अंदर आपको जो है वो अमाउंट चाहिए होती है होल नंबर के अंदर। सही है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफ को यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफ के साथ आप ये लिख लें, इनकी प्रैक्टिस मैं आपको आगे करवाऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ लिख लें ताकि एटलीस्ट पता हो, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स मुझे आप लोगों को बताने थे। तो रिटर्न द क्वेश्चन, द होल नंबर, द होल नंबर पार्ट
ऑफ अ डिवीजन, ठीक है। तो अगर कोई भी दो नंबर्स बेटा आप डिवाइड कर रहे हैं और उसका जो है वो होल नंबर वाला पोर्शन जो है ना वो आपको एक्सेस करना है, या आप चाह रहे हैं कि आंसर जो आपको मिले वो पॉइंट में नहीं मिले, यानी रिमाइंडर जैसे होता है ना, रिमाइंडर बच जाता है तो आप पॉइंट लगा के आंसर को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो वो चीज अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तब आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक जो है ना वो सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। अब मुझे आप लोगों को आज की क्लास में जो है बेटा वो केस के ऊपर भी लेके जाना है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है केस से पहले, और वो है कि इफ के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास मल्टीपल इफ है, जिसे हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं, कि अगर एक के अंदर एक इफ हम कॉल कर रहे होते हैं तो वहां पर हम नेस्टेड इफ के ऊपर जा रहे होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उसको आप कैसे जो है वो कवर कर सकते हो, उसको जरा हमने आज की क्लास में देखना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चले बेटा, अब जरा ये सवाल पहले तो लिख लें, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये वाला स्ट्रक्चर कैसे आप यूज करते हैं, ठीक है, और ये कब जो है वो हम नेस्टेड इफ पर जाते हैं। ये चाहे तो लिख भी लीजिएगा ताकि आपको पता भी रहे कि नेस्टेड इफ की बात हो रही है। इसे हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं, कुछ लोग एलसिफ कहते हैं, सर एलसिफ वाला स्ट्रक्चर, तो नेस्टेड इफ कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि इफ के अंदर हम इफ को फर्दर कॉल करते रहते हैं एल्स इफ के साथ साथ, जब हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस हो। अभी तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया बेटा, मैंने इफ के साथ ये बताया है कि इफ के साथ अगर कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू होगी, तो इफ के अंदर के साथ जो देन लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ के साथ जो लिखी हुई कंडीशन वो अगर फॉल्स हो जाती है तो देन नहीं चलेगा, फिर क्या चलता है, एल्स चलता है। लेकिन अगर मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, अगर मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज हो और अगर मैं इफ से ही करना चाह रहा हूँ, सवाल की रिक्वायरमेंट है, वो उसने कह दिया कि इफ से आपने करना है, तो फिर आपको नेस्टेड इफ पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्ट्रक्चर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इफ विद इन इफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इफ के अंदर इफ स्ट्रक्चर को आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, सही है। अब वो कैसे होता है, किस तरह होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। उसका पहले क्वेश्चन लिख लें, जैसे लेट सपोज इफ आई से राइट सूडो कोड that input two numbers and an operator, यानी इन्होंने क्या कहा है कि हमें दो नंबर्स इनपुट कर रहे हैं और साथ साथ एक क्या करना है बेटा, ऑपरेटर करना है। अब ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। सो राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट टू नंबर्स एंड एन ऑपरेटर, ठीक है, एंड प्रिंट द आंसर आफ्टर अप्लाइंग यूजर गिवन ऑपरेटर, आफ्टर अप्लाइंग function of user given ऑपरेटर। तो क्या करना है बेटा इसके अंदर, इस केस के अंदर जरा देखें जल्दी से, इस केस के अंदर वो ये कह रहा है, इस केस के अंदर क्या कह रहा है बेटा, हमें कितने नंबर्स इनपुट करने हैं। इस केस के अंदर वो हमसे ये कह रहा है कि हमें दो नंबर्स इनपुट करने हैं, ठीक है। दो नंबर्स इनपुट करने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, और ऑपरेटर के लिए इन्होंने क्या बोला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनपुट कर सकते हैं। तो अब लेकिन एन ऑपरेटर बोला है और ब्रैकेट के अंदर इन्होंने क्या लिख दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिख दिया, यानी कि ऑपरेटर एक होगा, लेकिन हो कौन कौन से सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर की तरह का कोड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैलकुलेटर की तरह का कोड है बेटा। तो हमें करना क्या है बेटा, टू नंबर्स इनपुट करने हैं, और साथ साथ जो है वो एक ऑपरेटर इनपुट करना है, जो चार में से कोई भी एक ऑपरेटर हो सकता है, सही है। और आंसर को प्रिंट करना है आफ्टर अप्लाइंग फंक्शन ऑफ अ यूजर गिवन ऑपरेटर, यानी यूजर गिवन ऑपरेटर का जो फंक्शन होगा वो अप्लाई करके आपने रिटर्न करना है। यानी अगर यूजर कहता है प्लस करो तो उन दोनों नंबर को प्लस करना है, यूजर कहता है माइनस करो, दोनों नंबर को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करने को कहेगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड करने को कहेगा तो डिवाइड, सही है बेटा। अब स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कितने ऑपरेटर हैं, कितने इनपुट हैं, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। तो या तो आप ये कहो कि आप इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, और डिक्लेरेशन को अभी आप
छोड़ दो, आप सिर्फ क्या करो, सवाल को सॉल्व करो, इनपुट लो, कैलकुलेट करो, और उसके बाद फिर बाद में डिक्लेरेशन कर लेना। ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप पहले क्या करें, कुछ जगह छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, दो नंबर्स इनपुट करने हैं, ठीक है। तो दो नंबर्स इनपुट करने के लिए, उसके लिए आप प्रॉम्प्ट करेंगे। सो यू विल राइट, मैंने अभी यही बताया कि डिक्लेयर की जगह छोड़ दें आप, सही है। हमने क्या करना है बेटा, पहले हमने यूजर से एंटर करा के हम दो नंबर्स इनपुट करेंगे। सो एंटर या एंटर नंबर 1, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपने क्या लिखा, इनपुट N1 कह दीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ लिख दें एंटर नंबर 2। उसके बाद यहाँ लिख दें N2। अब हमने क्या इनपुट लेना बेटा, ऑपरेटर। तो यहाँ पे ऑपरेटर के लिए भी आप लिख दें एंटर, हाँ, एनी ऑपरेटर। और आप चाहें तो ये भी लिख दें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे लिखा इनपुट ओपी, ऑपरेटर को शॉर्ट में ओपी कहते हैं आप, ठीक है जी। ऑपरेटर कहना चाहें ऑपरेटर कहते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। अब ऑपरेटर के अंदर चार में से कोई एक होगा, वो हमें तो नहीं पता, ये हमें पता है, नहीं पता ना, क्योंकि प्रोग्राम तो बेटा जनरलाइज होता है ना। जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, या जो बार बार मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, यही सिखाना चाह रहा हूँ कि वी डोंट नो, कोडिंग कोई और करता है, अप्लाई उसे यूज कोई और करता है। तो आपका कोड इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि कोई भी यूज करे उसका आंसर उसे मिल जाए। कैलकुलेटर जिसने बनाया सिर्फ वही थोड़ी यूज करता है, कैलकुलेटर कोई भी यूज कर सकता है। तो वो इतना जनरलाइज है कि आप जो भी जिस तरह की भी इनपुट देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करता है। सही है बेटा। तो आपने एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2 करके N1 N2 ले लिया। उसके बाद आपने कहा एंटर एनी ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपने कहा इनपुट ओपी। अब क्योंकि यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज हैं, तो चार पॉसिबिलिटीज के लिहाज से अलग अलग आंसर आएंगे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्लस का आंसर भी वही हो जो मल्टीप्लाई का आंसर हो। तो फिर आपने यहाँ पे क्या लगाना है सर, यहाँ पर आपने क्या कह रहे हैं बेटा, प्रिंट एनी ऑपरेटर का क्या मतलब, एनी ऑपरेटर का मतलब बेटा कोई भी ऑपरेटर, कि वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई भी एक वैल्यू क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। सही है। तो अगर ओपी के अंदर सेव हुआ हुआ है प्लस, तो हम उन दोनों नंबर जो N1 N2 यूजर ने दिए हैं उनको हम ऐड करेंगे। अगर यूजर ने दिया है माइनस, तो ओपी के अंदर माइनस है तो हम N1 N2 को माइनस करेंगे। और अगर उसने कहा है मल्टीप्लाई तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर उसने कहा है डिवाइड तो हम इनको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से जो है ना बेटा वो चीजें आप लेके चलेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लगाना है इफ, और फिर आपने बोलना है कि अगर इफ अगर बराबर हो किसके बेटा, प्लस के। अच्छा, प्लस के साथ मैंने कोटेशन क्यों रखा है, प्लस के साथ हमने सिंगल कोटेशन क्यों रखा है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होगा ये बेटा करेक्टर डेटा टाइप का होगा, ठीक है। ये कोई नंबर नहीं है, सही है। जब भी करेक्टर होते हैं तो उसको हम सिंगल कोटेशंस लगाते हैं, जब स्ट्रिंग होता है तो उसे हम डबल कोटेशंस लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ एक काम और करें। अच्छा, इफ ऑपरेटर अगर बराबर हो बेटा किसके, प्लस के, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे देन करके। देन हम क्या करेंगे बेटा, देन हम आंसर कैलकुलेट करेंगे किसका, N1 प्लस N2। बेटा माइक ऑफ करें, इसका माइक ऑन हुआ हुआ है। तो ऑपरेटर अगर प्लस होगा बेटा तो हम क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2, और वो आंसर में हम सेव करेंगे। बेटा पहले समझ ले फिर आराम से लिख लीजिएगा। अब यहाँ से एक कंडीशन पूरी हो गई, अभी दूसरी भी तो हो सकती है। अब तो फिर अगर ये नहीं होगा तो फिर हम एल्स में जाएंगे, और उसके साथ दोबारा से हम क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर हम एल्स इफ कब लगाते हैं। भाई एल्स इफ जब लगाते हैं जब आपके पास
चार अलग अलग कंडीशन हो, या आप आसान अल्फाज में कह दो जब दो से ज्यादा कंडीशन, जब दो से ज्यादा कंडीशंस हो तो वहां पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो ओपी अगर प्लस है तो हम n1 प्लस n2 करेंगे, और अगर प्लस नहीं है तो वो माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कोई एक हो सकता है, तो आप एल्स के अंदर दोबारा इफ लगाएंगे। ठीक है, और फिर आप बोलेंगे कि अगर ओपी बराबर होता है किसके, माइनस के, तो फिर आप क्या करेंगे, देन करके आप आंसर कैलकुलेट करेंगे किसका, n1 माइनस n2 का। ओके, और अगर ये भी नहीं होता, अब देखिए मैं किसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इंडेंटेशन इसकी कर रहा हूँ कि मैं आगे जाता जा रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपको ना आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, वरना आप एक लाइन में लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, एरर तो नहीं होगा। लेकिन अच्छा तरीका यही होता है, इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, कि आप इंडेंटेशन अप्लाई करें। अब आप एल्स के ऊपर दोबारा से क्या लिखेंगे बेटा, इफ लिखेंगे, और फिर आप बोलेंगे कि अगर ओपी बराबर किसके होता है बेटा, तो आप क्या करेंगे, देन सही है। और फिर दोबारा से अगर आप चाह रहे हैं कि यार आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से ही कोई एक होगा, तो अब आखिर वाले एल्स के अंदर अब आप कंसीडर कर लेंगे डिवाइड क्या होगा। लेकिन एफिशिएंट कोड क्या है बेटा, एफिशिएंट कोड ये होगा कि आप क्या करें, आप जो है ना दोबारा इसके साथ क्या लिख दें, इफ लिख दें, और बोलें कि अगर ओपी यूजर ने एंटर किया है डिवाइड, ठीक है, तो आप देन क्या करेंगे, देन आंसर इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2। और आखिरी वाले एल्स के अंदर आप ये काम कर सकते हो कि ये बोल सकते हो रॉन्ग ऑपरेटर। इससे क्या होगा, इससे आपका कोड और एफिशिएंट हो जाएगा। अगेन इसके अंदर इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगर वो कह देता कि ऑपरेटर एंटर एनी ऑपरेटर बिटवीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड प्रिंट एरर इफ ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, अगर वो इस तरह की बात कहता, तो फिर आपके लिए ये करना होता। तो मैं अभी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया था, लेकिन अगर वो कहेगा तो आप इसको इस तरीके से ट्रीट करोगे कि आप एल्स करके आखिर में क्या लिख दोगे, रॉन्ग ऑपरेटर या इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ये कितने एंड इफ आएंगे यहाँ पे, एक एंड इफ आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, एक एंड इफ आपके पास यहाँ आ गया। अब मैं सारे इफ के नीचे उसके एंड इफ लिखता जा रहा हूँ। अब जितने इफ है उतने ही आप क्या लगाओ, एंड इफ लगाओ। लेकिन अगेन इसके कोई टेक्निकल मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अच्छा है कि आप क्लोजिंग करें। सही है, स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, इसलिए। सही है बेटा, सो दिस इज द लास्ट इफ, क्योंकि चार इफ लगे थे तो चार एंड इफ लगे। आप एक साथ लिख दें नीचे। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं बेटा, इसका इसके इतने मार्क्स नहीं है। आप को मैंने, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली वी हैव फॉलोड इट। लेकिन ये कि आप इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बेटा टाइम दे रहा हूँ, आप इसे कॉपी भी कर ले, मीनवाइल अजान भी हो रही है। ठीक है, हाँ मैं पूरा आंसर एक दफा दिखा रहा हूँ, तो ये कि फिर इसके बाद हम जो है वो केस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कोड इसका मैं तस्वीर आप लोगों को ग्रुप पे भेज देता हूँ। अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटा कि इसके अंदर हम लोग, इस कोड के अंदर हम लोग जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कौन कौन से करेंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल कौन कौन से हैं पहले बता देता हूँ। हमने n1 रखा था यहाँ पे, ठीक है, n2 रखा था, इनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, इंटीजर होंगी। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर n1, ऐसा भी आप कर सकते हैं n2 इंटीजर है, तो अब आप साथ साथ इंटीजर लिखें। ठीक हो गई बात। फिर आपने यहाँ ओपी रखा था जिसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर। ठीक है बेटा, और इसके अलावा आपने आंसर निकाला है। आंसर जो हो सकता है वो मैं ये कहूंगा कि इट इज बेटर कि आप इसे रियल में रखें। रीजन उसका ये है क्योंकि डिविजन का भी आंसर होगा ना, तो बेहतर यही है कि आप इसे क्या रखें, आप इसको रियल में रखें, क्योंकि डिवाइड का जो आंसर है वो डेफिनेटली पॉइंट में भी आ सकता है। सही है।
2 मिनट रुकिएगा बेटा, लेट मी चेक के क्या कह रहे हैं आप। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, 4 वेरिएबल्स थे, ये सारे के सारे डिक्लेयर हो गए और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले हो गया है उसका। तो अब ये कंप्लीट कोड है। अब आप कहते हैं सर ये इस तरीके के पास पेपर में सवाल आते हैं, सही है। तो ये मैंने नेस्टेड इफ से आपको करवा दिया है। ठीक, इसका एक और सवाल कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें जो है ना वो केस ऑफ अदरवाइज भी स्टार्ट करना है आज ही की क्लास में। ठीक है, बल्कि मैं उसका एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको घर पे कीजिएगा और करके मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है, मैं इसके बाद मीटिंग बंद करके आप लोगों को केस ऑफ अदरवाइज आज स्टार्ट करवाना है मुझे। ठीक है, सो राइट अ सूडो कोड दैट input grade of a student and print remarks। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, वेरी गुड एट इट एट ए और ए स्टार। ठीक है बेटा, गुड एट बी फेयर एट सी और डी पे क्या होना चाहिए, नीड्स इम्प्रूवमेंट। नीड्स इम्प्रूवमेंट, डी वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे यार। नीड्स इम्प्रूवमेंट एट डी, सही है। और ई का क्या करें भाई, ई का क्या करें, सही है, इम्प्रूव। सही है, हम इम्प्रूव लिख देते हैं ना इसमें, नीड्स इम्प्रूवमेंट तो हो ही गया वैसे। हाँ, तो इसमें हम क्या करें, सी डी और ई को एक साथ करते हैं मेरे ख्याल से। नहीं ना, थोड़ा सा कोड को मैं वो करना चाह रहा हूँ ना कॉम्प्लेक्स। तो डी और ई के ऊपर हम क्या करेंगे भाई, डी और ई अगर ग्रेड होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा नीड्स इम्प्रूवमेंट। और डी और ई ग्रेड को हम एक साथ काउंट कर लेते हैं। एंड यू के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाए, रीअटेम्प्ट, नहीं रीअटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, एंड या लिख देते हैं गिव रीटेक, थोड़ा आसान करते हैं ना, गिव रीटेक एट यू। सही है जी। और साथ साथ मैं ये भी लिख देता हूँ कि आपने प्रिंट करना है रॉन्ग मैसेज। अगर जैसे कोई अगर लिख देता है 7 लिख देता है, या 7 नहीं चले, यूजर वो लिख देता है, एफ लिख देता है, तो एफ की तो कंडीशन मैंने दी ही नहीं है। यूजर जी लिख देता है, तो उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम ये करेंगे कि इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, इनवैलिड ग्रेड का मैसेज भी तो बताना है, प्रिंट इनवैलिड ग्रेड इफ ग्रेड इज आउटसाइड द गिवन। ठीक है बेटा, सो इफ ग्रेड इज आउटसाइड द गिवन ग्रेड, तो गिवन ग्रेड से अगर आउटसाइड होगा तो हम क्या करेंगे भाई, प्रिंट करेंगे इनवैलिड ग्रेड। और अगर ये वैलिड होगा तो फिर उस रेंज के ऊपर हम नहीं लगा दिया। अब ये मैंने आपको सवाल समझ लेंगे, पास्ट पेपर के करीब करीब कई सवाल दे दिया। ठीक है, आप लोग इसे करेंगे और इसको जो है वो होमवर्क के तौर पे रख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुझे
बल्कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ही आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बस 5 मिनट का ब्रेक रखेंगे, उसके बाद हम लोग रीज्वाइन कर लेंगे।